हेलो दोस्तों, कल स्टार्ट किया था केमिकल इक्विलिब्रियम। कल हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पढ़ा था, आज उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे इक्विलिब्रियम की। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक लिखता हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इन नेचर। केमिकल इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इन नेचर। स्टेबल इन nature once reaction achieve equilibrium, it tends to remain at equilibrium। वैसे इक्विलिब्रियम 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन पहला समझेंगे इस बॉल्स। एक बर्तन है, इधर बॉल रखो, इधर बॉल रखो। इसमें डिस्टरबेंस करने पर बॉल चाहे इधर से जाएगी या फिर इधर जाके फिर इधर, फाइनली रिटर्न हो गई इधर ही रहेगी। मतलब वो स्टेबल रहना चाहती है, लेकिन ये अनस्टेबल है। ये अगर इधर से चलेगी तो फिर स्टेबिलिटी गेन नहीं कर सकती, नीचे ही लुढ़क जाएगी। और तीसरे प्रकार का होता है स्ट्रेट, डायरेक्ट मूव करा दो, चाहे जहाँ रुक जाए कहीं भी इक्विलिब्रियम आ सकता है। तो अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, फाइनली ये समझाने के लिए होता है इसमें कुछ। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक but quasi-static in nature। quasi-static in nature मतलब रिएक्शन तो चल रही है लेकिन तुमको रुकी हुई लगेगी। रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों में चलेगी, लेकिन तुमको रुकी हुई प्रतीत होगी। कैसे? जैसे एक नल है और एक बकेट, इस बकेट में पानी भरा है इस लेवल पे। अगर इधर से पानी आएगा उतना ही, अगर इधर होल कर दो उतना ही पानी बाहर निकलेगा। तो तुम अगर इधर देखोगे तो तुमको, अगर तुम सीधे बकेट के वाटर के लेवल पे देखोगे तो तुमको रुकी हुई रिएक्शन लगेगी, क्योंकि इसके वाटर का लेवल चेंज नहीं हो रहा। जबकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों हो रही हैं, पानी आ भी रहा है और निकल भी रहा है। तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। all the measurable property quantity remains constant like pH, concentration, color, etc। और चौथी प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, चौथी प्रॉपर्टी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या करता है, अभी हम ग्राफ से समझेंगे। रेट वर्सेस टाइम। सपोज दैट इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है रिएक्शन में, इधर रेट ऑफ फॉरवर्ड
लेकिन तब तुम कैटलिस्ट डाल दोगे तो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, वो खाली टाइम इंटरवल को रिड्यूस करता है। पहले इक्विलिब्रियम आ रहा था इस पॉइंट पे, अब विथ कैटलिस्ट विथ कैटलिस्ट पहले टाइम इतना ज़्यादा लग रहा था, अब टाइम बहुत कम लगेगा। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को रेट को डिस्टर्ब नहीं करता, इसी रेट पे आएगी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बट टाइम ऑफ अचीव इक्विलिब्रियम इज बिकम फास्ट। तो इसमें लिखेंगे कैटलिस्ट increase rate of reaction by reducing time to achieve equilibrium, but it does not affect equilibrium. Does not affect equilibrium. फाइनली ये सब करेक्टरिस्टिक थी। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम होता है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में पहला होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम अचीव इन फिजिकल प्रोसेस। इक्विलिब्रियम अचीव इन फिजिकल प्रोसेस। दूसरे केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम अचीव इन केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन में अचीव होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम के, मेल्टिंग में इक्विलिब्रियम सॉलिड और लिक्विड के बीच रहता है। बॉइलिंग में इक्विलिब्रियम लिक्विड और गैस में रहता है। सब्लिमेशन में इक्विलिब्रियम रहता है सॉलिड और गैस के बीच में। अब केमिकल इक्विलिब्रियम भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम फेज में रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन NH gives NH3, सभी एक फेज में रहेंगे। गैस इसको बैलेंस करेंगे तो 2 3। और दूसरा एग्जाम्पल नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स NO2 ए भी गैस फेज में रहेगा, ए भी गैस फेज में। होमोजीनियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम फेज में रहते हैं।
और दूसरा आता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, और ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, लेकिन एक गैस देता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस रहता है। तो बेसिकली हम एग्जामिनर इधर से ज़्यादा सही क्वेश्चन बनाएगा, अगर बनाएगा तो ये आगे हम डिस्कस ज़्यादा अच्छी तरह से कर रहे हैं। अभी एक्टिव मास पढ़ के इसको डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले हम लॉ ऑफ मास एक्शन की तरफ रुख मोड़ने से पहले हम जा रहे हैं एक्टिव मास को समझने। जो नींव है लॉ ऑफ मास एक्शन की, एक्टिव मास इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली डब्बा से। एक्टिव मास कुछ नहीं होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम लीड, मोलरिटी होती है, और मोलरिटी सिंपली। तो लेकिन इसमें एक नोट लिखेंगे, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड 1 और कांस्टेंट। अभी 1 और कांस्टेंट क्यों लेते हैं एक्टिव मास सॉलिड और लिक्विड का, अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे एक्टिव मास मोलरिटी, एक्टिव मास सिंपली मोलरिटी होता है, मोलरिटी n अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोल को हम लिख सकते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। सिंपली वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब ये 1 कैसे क्यों लेते हैं या कांस्टेंट क्यों लेते हैं, तो प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड का, तो जैसे वाटर है, वाटर की डेंसिटी 1, मॉलिक्यूलर वेट डेंसिटी 1 प्योर वाटर की, ये तो कांस्टेंट हो गई। और मॉलिक्यूलर वेट प्योर वाटर 18, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब 18। तो मतलब इसीलिए हम आसानी के लिए एक लेते हैं। तो अभी एक्टिव मास पे क्वेश्चन कर रहे हैं। एक तो क्वेश्चन 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन 10 लीटर ऑफ फाइंड एक्टिव मास, अब इसको एक्टिव मास फाइंड करना है तो सिंपली मोलरिटी फाइंड कर दो। एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन n अपॉन v, मोल को इधर ग्राम वेट दिया है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 28 होता है, 7/28 अपॉन वॉल्यूम 10 लीटर, 1/4 1/40। तो इसको 2 जीरो ऊपर बढ़ाएंगे, 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 इंटू, और ये 3 जीरो ऊपर जाएंगे तो 10⁻³ मोलर।
दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, फाइंड एक्टिव मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका एक्टिव मास सॉलिड है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका एक्टिव मास सिंपली 1 आंसर। तीसरा क्वेश्चन, फाइंड एक्टिव मास ऑफ H2O। इसका भी सिंपली आंसर 1, प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड का 1 आंसर होता है। तो एक्टिव मास समझ लिया अपन लोगों ने। अब पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ। लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए थोड़ी वेट करना पड़ेगा अभी। डाल्टन्स लॉ, as per this law, total pressure of gaseous mixture in a closed vessel is sum of partial pressure of individual gas। अभी इसको समझा रहा हूँ पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो जैसे एक कंटेनर है, उसमें ए गैस है बी गैस है, तो डाल्टन सर बोलते हैं कि टोटल प्रेशर होगा जो पार्शियल मतलब गैसियस मिक्सचर का, तो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर पार्शियल प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, बस कुछ नहीं है, यही डाल्टन्स लॉ है। डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर सिंपली प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ेंगे। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ, अभी ये दोनों का पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन, चलो पार्शियल प्रेशर, अब देखो हम ए का भी पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, अब बी का भी फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल ऑफ इंडिविजुअल गैस इंटू टोटल मोल, मोल ऑफ ए मोल ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये निकल आया। दूसरा पार्शियल प्रेशर, ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का निकालेंगे, तो मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल
Na अपॉन प्लस NaB इंटू Pt। ये दो फॉर्मूले हैं, ये चिपका लो। अभी इस पे क्वेश्चन कुछ करवा रहा हूँ। चलो कुछ क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, क्वेश्चन 1। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 मोल ऑफ मीथेन is present in a container having total pressure of 2 atmosphere. Find partial pressure of both. Partial pressure of both gas. ये क्वेश्चन है, रीड करो। तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल ऑफ मीथेन इंटू मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है? 2 और मोल ऑफ मीथेन है 8 इंटू टोटल प्रेशर 2 अपॉन 10 इंटू 2 5 2/5 एटमॉस्फेयर। एक प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकल आया। पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, बस मीथेन के मोल ऊपर रख दो। मोल ऑफ मीथेन, मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल ऑफ मीथेन इंटू टोटल प्रेशर। मोल ऑफ मीथेन कितना है? 8 है। मोल ऑफ हाइड्रोजन 2, मोल ऑफ मीथेन 8 इंटू टोटल प्रेशर 2। 8 अपॉन 10 इंटू 2 5 10, 8/5 आ गया। ऐसे क्वेश्चन होता है इस पे। अभी इसका थोड़ी और एग्जाम कैसे पूछ सकता है, तो और एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन लाना पड़ता है। 2 ग्राम हाइड्रोजन 2 ग्राम हीलियम 8 ग्राम मीथेन आर present in a container at the total pressure of 10 atmosphere. Find partial pressure of each gas. Find partial pressure of each gas. तो बस उसने डायरेक्ट इस बार मोल ना देके एग्जामिनर ने ग्राम वेट दे दिया, तो अब कुछ नहीं, सिंपली मोल निकाल लो पहले। मोल ऑफ हाइड्रोजन
तो कितना वेट, मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है, 1 मोल। मोल ऑफ मीथेन 8 ग्राम है, 12 8 मॉलिक्यूलर वेट 12 4 16 0.5 8 दूनी 16 0.5 मोल। अब बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मोल अकेले निकालना पड़ेगा इसमें। मोल ऑफ हीलियम, हीलियम 2 ग्राम है, 4 0.5 मोल मोल। अब बस पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस निकालना है। चलो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकाल। मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 दिया है, टोटल मोल 1 0.2 इंटू टोटल प्रेशर कितना दिया है 10, 2 5 10 5 एटमॉस्फेयर। प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम निकाल दो। पार्शियल प्रेशर मोल ऑफ हीलियम, टोटल मोल 2 हैं, 0.5 0.1 1 2 2 10 25 एटमॉस्फेयर। पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, मीथेन के मोल हैं 0.5, टोटल मोल हैं 2, टोटल प्रेशर है 10, 22.5 एटमॉस्फेयर। बस ये 2 क्वेश्चन है। अब हम मूव कर रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि बहुत ही वाहियात है। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन, पूरा लिख दे रहा। लॉ ऑफ मास एक्शन, ये लॉ ऑफ मास एक्शन गोल्डबर्ग और बागेन ने दिया था। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to rate of reaction is directly proportional to reacting substance raised to power of stoichiometric coefficient of their important है। तो अभी एक रिएक्शन लिखते हैं, ए प्लस बी गिव्स सी डी। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्ट टू रिएक्टिंग सब्सटेंस रेस्ट टू। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा है, वही मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल डेरिवेशन में। रिएक्टिंग स्पीसीज मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टिंग स्पीसीज ए और बी रहेगी। रेस्ट टू पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनको बोलते हैं। तो इस पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर के फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको बोलते हैं। अभी लिखवा दे रहा हूँ, बी की पावर स्टोइचियोमेट्रिक के एफ क्या होता है? के एफ
रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको भी लिख दो वरना कई बच्चे चिल्लाएंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, RF सिंपली। अभी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखेंगे। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्ट प्रोडक्ट। अब रेट ऑफ सी प्रोडक्ट ए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, डी कंसंट्रेशन ऑफ डी रेस्ट पावर जे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो के बैकवर्ड कंसंट्रेशन ऑफ डी रेस्ट पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब इक्विलिब्रियम कल हमने पढ़ा था, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम में, खूब अच्छे से पढ़ा था। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। चलो केबी भी लिख दूँ, केबी रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं इसको। रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ, इसको रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये रेट, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, तो इनको बराबर करना है कि एफ एक की और दे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बैकवर्ड सी की पावर सी कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी। अब इसको बस रीअरेंज करेंगे। के फॉरवर्ड ये सिंपली नीचे आएगा, के बैकवर्ड सी कंसंट्रेशन सी डी रेस्ट टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ए रेस्ट टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बी रेस्ट टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसको के फॉरवर्ड हम एक कांस्टेंट लेंगे के सी, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यही है लॉ ऑफ मास एक्शन, यही याद रखना है। हाँ तो अभी एग्जाम्पल से तुमको और अच्छी तरह लिखना सिखा दे रहा है लॉ ऑफ मास एक्शन, तो आगे लिखो। एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ, तुमको लिखना आ जाएगा। एग्जाम्पल, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया NH3 2 3। अब लिखो ये लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे लिखेंगे, तो कैसे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेस्ट बार देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस्ट टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसका एक है तो कुछ नहीं लिखेंगे, चाहे सिंपली एक लिख दो। हाइड्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, बस हो गया। और फिर दूसरा एग्जाम्पल भी लिखना चाहो तो लिख लो। हाँ चलो सॉलिड पे करवा दे रहा, कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
Kc product concentration of product रेस्ट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबका बन है। कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कंसंट्रेशन कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। तो अभी पढ़ाया एक्टिव मास इनका बन लेते हैं। एक्टिव मास इनका बन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बन, कैल्शियम सॉलिड सॉलिड है दोनों। तो फाइनली इसका आ गया कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन। आ गया होगा समझ, आ जाना चाहिए अब तो इतने में। चलो अब मैं तुमको लॉ ऑफ मास एक्शन इन टर्म ऑफ गैसेस रिएक्शन में बता दे रहा हूँ। सपोज दैट चलो लॉ ऑफ मास एक्शन गैस के लिए कैसे लिखेंगे। टी वी बराबर होता है nRT फॉर गैसेस के लिए होता है प्रेशर n अपॉन वॉल्यूम RT। ये सिंपली क्या होता है कंसंट्रेशन PC RT और गैसेस। एक रिएक्शन लिख दूँ A B C D। तो कोई भी रिएक्शन होती है तो सेम टेम्परेचर पर होती है कांस्टेंट। तो P इज डायरेक्टली आर कांस्टेंट है ही, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इधर से। तो जैसे पिछले उधर लिखा था कंसंट्रेशन कैसी लॉ ऑफ मास एक्शन उधर लिखा था, कैसे लिखा था तो इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन लिखा था अपन ने। सी डी की पावर कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज़ टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए रेज़ टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी रेज़ टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन को इन टर्म ऑफ प्रेशर, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन लिखा था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। अब लिखेंगे हम इन टर्म ऑफ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर Kp बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ C पार्शियल प्रेशर ऑफ D raised to power their stoichiometric coefficient, partial pressure of A raised to power their stoichiometric coefficient, partial pressure of B raised to power their stoichiometric coefficient। ये फाइनली फॉर गैस के लिए, तो फिर थैंक यू, आज के लिए बस इतना।